हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 2 जनवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 2 जनवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के साथ साथ 3 से 4 ललन टॉप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी वीडियो 15 से 20 मिनट में समाप्त हो जाएगी। कोशिश करेंगे 15 मिनट के अंदर ही समाप्त हो जाए, जिसमें आप सभी को लगभग 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2029 तक भारत सरकार अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अंटार्कटिका महाद्वीप यह जो है इसे अनुसंधान का महाद्वीप भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, तो इस वजह से यहाँ पे विभिन्न देशों के द्वारा अपने अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं। इसे जो है श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जमा है। भारत में जो है अगर पूछे कि भारत का अंटार्कटिका में कितने रिसर्च सेंटर हैं, तो 3 रिसर्च सेंटर हैं। कौन कौन से? एक तो है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। लेकिन अब मैत्री के स्थान पे जो है मैत्री-2 लॉन्च किया जाएगा। कब तक? तो 2029 तक यह स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो मैत्री के स्थान पर मैत्री-2 स्थापित कब तक किया जाएगा? 2029 तक किया जाएगा। इसकी घोषणा जो है केंद्र सरकार ने कर दी है, ठीक है। और कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप में। ये आपको याद रखना है। ये हमारा हो जाता है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। अंटार्कटिका कहाँ पड़ता है? तो ये पृथ्वी के जो ये निचला वाला भाग पड़ता है, यानी कि साउथ पोल पे पड़ता है। और नॉर्थ पोल पे अगर पूछे कि तो यहाँ पे आर्कटिक पड़ता है, ठीक है। तो भारत का 3 जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो साउथ पोल पे है, जिसे अंटार्कटिका कहा जाता है। एक जो है अनुसंधान केंद्र भारत का नॉर्थ में है, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र में है, जिसका नाम है हिमाद्री स्टेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे है ऊपर, ठीक है। अगर बात करते हैं कि सबसे ऊंची चोटी, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, मतलब इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी अंटार्कटिका की कौन सी है? तो माउंट विंसेप मैसिव है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं कि अंटार्कटिका क्षेत्र में एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो इरेबस ज्वालामुखी है। इससे हमेशा जो है लावा और ज्वालामुखी के उद्गार होते रहते हैं, ठीक है। सेकंड प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के द्वारा 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये तीनों जो है निर्धारित की गई है। इसके बारे में अध्ययन करें तो 2025 जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसके द्वारा जो है 2025 के लिए थीम का निर्धारित किया गया है, जिसका नाम है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सहकारिता और शांति और विकास। ये तीनों थीम इसकी रखी गई है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में करके रखा है ताकि आप सभी को सिर्फ याद हो जाए, ठीक है। तो क्वांटम, सहकारिता, शांति और विश्वास इसकी थीम रखी गई है 2025 में, ठीक है। इसका जो है प्रस्ताव किसने रखा था? तो क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था, यह किसके द्वारा लाया गया था? तो यह लाया गया था घाना के द्वारा, ठीक है। तो प्रस्ताव कौन लेकर आया था? घाना के द्वारा। आज से 100 साल पहले, यानी कि 1925 में, ठीक है। तो 1925 से लेकर 2025 तक के बीच को अगर देखा जाए तो 100 साल पूरा हो गया, ठीक है। तो इसी प्रस्ताव को जो है 100 वर्ष पहले, मतलब जो कार्य किया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा, यानी कि कौन सा कार्य किया गया था? तो क्वांटम अनुसंधान की नींव रखी गई थी। तो क्वांटम अनुसंधान की नींव किसने रखा था? हाइजेनबर्ग ने रखा था। कब? 1925 में रखा था। इसी प्रस्ताव के लिए 2025 को जो है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके द्वारा यह वर्ष प्रस्ताव किया गया है? तो घाना के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था कि 2025 से को जो है इस बार क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी वर्ष घोषित किया जाए। बाकी का जो सहकारिता, शांति और विश्वास बचता है, ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये भारत के द्वारा लाया गया था, ठीक है। क्योंकि 2024 का जो सम्मेलन हुआ था सहकारिता, वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024, ये कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ नई दिल्ली, भारत में हुआ था। और इस वर्ष को जो है वैश्विक सहकारिता सम्मेलन, इसी को जो है थीम किसने बना दिया? भारत ने। तो सहकारिता, शांति और विश्वास, ये भारत के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था 2025 के लिए। तो ये दोनों एक में ऐड कर देंगे। क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सहकारिता, शांति और विश्वास, ये इसकी थीम रखी गई है UNGA का, ठीक है। तो ऑप्शन मतलब हमारा ये सही जवाब हो जाएगा। ये आपको
याद रखना है। जबकि बात करते हैं कि 2024 को किसका वर्ष घोषित किया गया था, तो कैमलिट्स का वर्ष यानी ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया था 2024 को। और 2023 को किसको घोषित किया गया है, तो यह किया गया था मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था। 23, 24, 25 तीनों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 2026, यह किन दो देशों के मध्य संस्कृति का वर्ष घोषित किया गया है, तो किन दो देशों के बीच में संस्कृति का वर्ष घोषित किया गया है 2026, तो यह भारत और स्पेन के बीच यह संस्कृति वर्ष घोषित किया गया है। कौन सा वर्ष, 2026 का वर्ष, ठीक है। वहीं बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 79वां सत्र चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो फिलिमॉन यांग बनाए गए हैं। ये किस देश के हैं, तो ये कैमरून देश के हैं। कहाँ के, तो ये कैमरून देश के हैं, ये आपको याद रखना है। वही UNGA में अगर पूछे टोटल कितने सदस्य हैं, तो 193 सदस्य हैं। कितने, तो 193 सदस्य हैं। UNGA को जो है इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि 2025 में जो रिपब्लिक डे यानी जो स्वतंत्रता दिवस हमारा मनाया जाएगा, जो गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जाएगा, उसके लिए थीम क्या रखा गया है, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसकी थीम रखी गई है। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। दूसरे प्रश्न में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तीसरे प्रश्न में नहीं लगेगा। हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है या किसने लॉन्च किया है, तो मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह को किसने लॉन्च किया है, तो ऐसा किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मिशन 425 के तहत अगर पूछे किस प्रकार का उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च किया है, तो साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है, तो यह कैलिफोर्निया USA से लॉन्च किया गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जो है साउथ कोरिया में अशांति है, यानी कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी मंजूरी की प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। और जो कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाए गए थे उनके ऊपर भी महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर इनको भी पद से हटा दिया गया है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे अभी राष्ट्रपति का पद खाली हो चुका है, मतलब राष्ट्रपति जो थे उनको गिरफ्तारी करने के लिए मंजूरी प्रस्ताव कर दी गई है। और इसके बाद जो कार्यवाहक यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाए गए थे उनके खिलाफ भी महाभियोग की प्रक्रिया लागू कर दी गई है। तो इसलिए यह लॉन्च कहाँ से किया गया है, कैलिफोर्निया USA से लॉन्च किया गया है। और जो ये मिशन 425 है इसके तहत जो जासूसी उपग्रहों को लॉन्च किया गया था, किस रॉकेट से अगर पूछे लॉन्च किया गया है, तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट अगर पूछे किसका है, तो एलन मस्क का है, ठीक है। किसका है, एलन मस्क का रॉकेट है। अब कुछ महत्वपूर्ण मिशन देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुए हैं। जैसे स्पेसएक्स मिशन, अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ने के लिए इसरो के द्वारा यह 21 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से, तो PSLV C60 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। प्रोबा 3 यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C59 से। आदित्य L1 सूर्य के लिए लॉन्च किया गया था, PSLV C57। 57 से सूर्य, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू करा है, तो दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर कौन बनने की कोशिश कर रहा है, इंदौर कर रहा है। जिसके लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है, हमेशा सूरत आ रहा है, तो जलवायु मिशन किसने शुरू करा है, इंदौर ने शुरू करा है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इंदौर जो है जलवायु मिशन के तहत जो है ऊर्जा साक्षर शहर बनाया जा सके, इसके लिए जो है ऊर्जा साक्षर शहर बनाया जा सके, इसके लिए इंदौर ने जलवायु मिशन शुरू करा है, ठीक है। इसके तहत जो है वहाँ के लोग जो हैं, इंदौर के जो लोग हैं, उनमें जो है कार्बन जो उत्सर्जन है इसको कैसे कम किया जा सके और लोगों में जागरूकता कार्बन को लेकर कैसे फैलाई जा सके, उसके लिए यह जो है जलवायु मिशन शुरू किया गया है। कहाँ पर, इंदौर में। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस जलवायु मिशन का उद्देश्य है विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाना है। तो इंदौर को विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाना है, इसके लिए जो है इंदौर ने जलवायु मिशन शुरू करा है, ठीक है। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है, तो इस मिशन में हेल्प कर रहा है एनर्जी स्वराज फाउंडेशन इंदौर की इसमें मदद कर रहा है, ठीक है। और यह कार्यक्रम अगर पूछे कितने दिन के लिए शुरू किया गया है, तो इसमें 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है। कितना, 100 दिवसीय अभियान। यह जलवायु मिशन अगर पूछे कितने दिवसीय अभियान है, तो 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है, ठीक है।
इसमें जो है लोगों को सिखाया जाएगा कैसे एनर्जी सेविंग करना है, यानी ऊर्जा को कैसे बचत सेव करना है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो विश्व का पहला अगर पूछे ऊर्जा साक्षर शहर कौन बनना चाहता है, इंदौर बनना चाहता है, जिसके लिए जलवायु मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर है। नोटा को सबसे ज़्यादा अगर पूछे वोट कहाँ मिला है, तो इंदौर में मिला है। और यहाँ पे अगर पूछे इंदौर के एमपी कौन बने हैं, तो शंकर लालवानी जी बने हैं। और अगर पूछे कि भारत में सबसे बड़ी जीत कहाँ पर हुई है, किस सीट पर हुई थी, तो यह हुई थी इंदौर सीट पर। ठीक है, लगभग 11 लाख वोटों से जो है शंकर लालवानी जी जीते थे। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे नोटा को वोट कहाँ मिला था, तो वो भी इंदौर में ही मिला था। निर्विरोध अगर पूछे कौन जीते हैं, तो निर्विरोध जीत हुई है मुकेश दलाल की। और किस सीट से हुई है, तो ये सूरत सीट से जीते हैं, सूरत गुजरात से जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किससे है। तो ECTA को लेकर आर्थिक समझौता किसके बीच किया गया है, तो यह किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ECTA का फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। हिंदी में कहते हैं आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता, इंग्लिश में इसे कहते हैं इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसका इंग्लिश मतलब होता है। ठीक है, तो आर्थिक सहयोग यानी व्यापार को लेकर आर्थिक समझौता किसके बीच हुआ है, तो इसका संबंध हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह समझौता किया गया था। इस बार जो है यह दूसरी वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है, यानी कि यह इसका दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है दोनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाना। इसी के लिए जो है आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता किया गया है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट फेवरेट नेशन। मोस्ट फेवरेट नेशन की सूची से भारत को किसने बाहर निकाल दिया है, तो यह निकाला गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। ठीक है, किसने निकाल दिया है भारत को, तो स्विट्जरलैंड ने निकाल दिया है। वहीं बात करते हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995 को होता है। वर्तमान में अगर पूछे इसकी अध्यक्ष कौन है, तो दोबारा जो है इनका मतलब एक बार इनका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद फिर से ये जो है इसमें चुनी गई हैं इसकी अध्यक्ष। ठीक है, तो WTO की अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, तो पहली महिला इनका नाम है जो WTO की अध्यक्ष बनाई गई हैं, इनका नाम है नागोजी ओंकाजा इबेला। वही बात करते हैं WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा शहर किस देश में है, तो यह स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रारंभ एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है, तो यह इनफ्लिबनेट ने शुरू किया है। ठीक है, किसने, इनफ्लिबनेट ने शुरू किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है एक राष्ट्र एक सदस्यता, यानी कि अगर आपको किसी जैसे मान लीजिए एक छोटे स्तर पर आपको बताना चाहेंगे, मान लीजिए कोई आप बैच खरीदते हैं किसी भी चैनल का, जैसे कि मान लीजिए उत्कर्ष का लेते हैं, तो आपको अभी फिलहाल अभी जो है कुमार गौरव सर के द्वारा कौन कौन सा बैच शुरू किया गया है, एक तो ब्रह्मास्त्र शुरू किया गया, B फॉर ब्रह्मास्त्र, और 2-3 बैच और शुरू किए गए हैं, जिसमें तिरंगा बैच भी है शायद, तो तिरंगा भी बैच है। और इसके बाद उनका कोई और एक बैच मान लीजिए गौरव बैच मान लीजिए है। तो इन तीनों बैच के लिए आपको अब अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा, एक ही बार में जो है उत्कर्ष ऐप का एक स्पेशल जो है इसमें सदस्यता के लिए एक स्पेशल जो है सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दिया जाता है। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे फिर इसके बाद आपको ये भी मिल जाएगा, उसी में तिरंगा बैच भी मिल जाएगा और गौरव बैच भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ही सदस्यता लेने के साथ जो है आपको ये तीनों बैच मिल जाएंगे। इसी तरह का जो है एक योजना शुरू किया गया है, एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना, जो कि शुरू किया गया है किसके द्वारा, इनफ्लिबनेट के द्वारा शुरू किया गया है। शायद आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो है मतलब क्या है, इसको अच्छे से बता देते हैं। जैसे है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसको शुरू किसने किया है, तो केंद्र सरकार ने शुरू किया है 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, तो शुरू तो सिर्फ जो है किसने किया है, केंद्र सरकार ने शुरू किया है। लेकिन अगर पूछे इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है इनफ्लिबनेट से, इसका संबंध है, जिसे इसका फुल फॉर्म होता है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और अगर पूछे कि यह किसके अधीन है, तो यह अधीन है UGC के अधीन है। ठीक है, किसके अधीन है, तो UGC के अधीन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका मॉडल अगर पूछे क्या है, तो इसका मॉडल है पढ़ने के लिए भुगतान करें, इसका मॉडल भी आपको याद रखना है। पढ़ने के लिए भुगतान अगर पूछे किससे संबंधित है, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसको शुरू किसने किया, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 को शुरू करा है, जिसमें आप सभी को अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कह सकते हैं यह उद्योगपतियों के लिए या फिर जो अच्छे पढ़ने लिखने लायक बच्चे हैं उनके लिए यह योजना शुरू करी है, जिसमें
इस योजना के तहत शोध पत्र, डिजिटल सेवा, शैक्षणिक सामग्री, एक्सेस सब कुछ ही जो है एक ही स्थान पर मिल जाएगा। यह योजना जो है 3 साल के लिए शुरू किया गया है। इसमें जो है जो भी इसको लेना चाहते हैं उसके लिए 6,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6,000 करोड़ रुपए निवेश करना पड़ेगा। इसमें जो है जो भी भारत सरकार की जो भी सेवाएं होंगी, जो भी चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं, जो भी डिजिटल सेवा लेना चाहते हैं, एक बार निवेश करिए। 3 साल के लिए आप इसमें जो है सारे इसकी सेवाओं को एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मॉडल हो जाएगा पढ़ने के लिए भुगतान करें, संबंध हो जाएगा इन्फ्लिबनेट से, जो कि सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और यह जो है किसके अधीन है, तो यूजीसी के अधीन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किसने शुरू करा है, इन्फ्लिबनेट ने शुरू किया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है। तो भोपाल त्रासदी गैस का जो घटना हुई थी कब हुआ था, 1984 में हुआ था। उस टाइम पे जो कचरा निकला था वो अभी तक जो है वो कचरा वहीं पर पड़ा हुआ था। लेकिन अब जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस कचरे को उठाकर किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जाएगा, यानी डंप किया जाएगा। इसका कार्य जो है शुरू किया गया है किस सरकार के द्वारा, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्योंकि भोपाल गैस जो है कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में ही हुआ था। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो दिसंबर 1984 में भोपाल में एक घटना घटती है। अगर पूछे डेट तो 2-3 दिसंबर को। ठीक है, 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक गैस घटना हो जाती है, बहुत बड़ी स्तर पर होती है। और अगर पूछे किस कंपनी में यह रिसाव होता है जहरीली गैसों का, तो उस कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड कंपनी। इसी कंपनी से MIC का रिसाव होता है। ठीक है, MIC क्या है, एक जहरीली गैस है। क्या है, एक जहरीली गैस है। MIC का फुल फॉर्म जो है कई बार जो है एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो यह इसका फुल फॉर्म है। और यह क्या है, एक जहरीली गैस है। ठीक है, इसके रिसाव जो है कब हुए थे, 1984 में। और आज जो है अगर पूछे क्या चल रहा है, तो 2025 चल रहा है। ठीक है, 2024 ही मान लेते हैं। तो 2024 और 1984 लगभग 40 वर्ष हो गए हैं तब से जो कचरा निकला था, यहाँ पे जो रिसाव हुआ था उसका जो भी मलबा था वो वहीं पर पड़े हैं। ठीक है, कहाँ पर, भोपाल में ही पड़े हैं। और लगभग यह जो है कितना कचरा बताया जा रहा है, तो 337 मिलियन टन जो है कचरा बताया जा रहा है। तो 40 सालों से ये कचरे यहीं पर पड़े हुए थे। अब इन कचरों को जो है एक इस स्थान से उठा के किसी दूसरे स्थान पे जो है इसका निपटान कार्य शुरू किया जाएगा, यानी कि यहाँ से उठाकर किसी दूसरे जगह पे इसको फेंक दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे से फेंक नहीं दिया जाएगा, इसको अच्छे से बहुत गहरा गड्ढा खोद के उसमें डंप करके फिर इसके बाद जो है उसको अच्छे से पाट दिया जाएगा। ठीक है, तो यह कार्य जो है कहाँ किया जाएगा, तो इंदौर शहर से 30 किलोमीटर दूरी एक जिला है जिसका नाम है धार जिला। ठीक है, इसी धार जिला के पास एक पीथमपुरा औद्योगिक क्षेत्र है। यहीं पर जो ये कचरा निकला है, इसी पीथमपुरा औद्योगिक क्षेत्र में इस कचरे को जो है डंप किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस जिले में, धार जिला में, जो कि इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है। ऐसा जब यहाँ के लोगों को, यानी कि धार जिला के लोगों को पता लगा, और जो यहाँ पे जो कचरा था भोपाल में, यहाँ के लोगों को, तो दोनों जगहों के लोगों ने क्या किया, हाई कोर्ट चले गए। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर इसको जो है छेड़खानी करेंगे तो हो सकता है इससे भी जो वायरस हों या फिर जो इसमें संक्रमण के जो क्षेत्र होते हैं थोड़े से और ज़्यादा एरिया में फैले ना दोबारा। और अगर कोई बोझ है या फिर कोई कचरा है, अगर उसको खोदा जाएगा तो हो सकता है उसमें से कुछ रेडियो पदार्थ जो है उत्सर्जित हो, तो लोगों को हो सकता है नुकसान हो। लेकिन उसके लिए जब कोर्ट गए तो वहाँ के जो सुप्रीम मतलब जो वहाँ के न्यायाधीश थे, उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से थोड़ा भी जो है रेडिएशन ना फैले, और अच्छी तरह से उसको डंप करके और सेफ सुरक्षित जो है इसकी पूरी रिपोर्ट और कैमरे की निगरानी में सब कुछ कार्य किया जाए। ठीक है, तो ये कहाँ पे डंप किया जाएगा, धार जिला में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है बंगाल ने। किसने जीता है, बंगाल ने जीता है संतोष ट्रॉफी 2024। यह अगर पूछे संतोष ट्रॉफी किस खेल की ट्रॉफी है, तो फुटबॉल की ट्रॉफी है। इस बार यह 78वें क्रम की है। किस क्रम की, 78वें क्रम की है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। फाइनल मैच बंगाल और केरल के बीच खेला गया था, जिसमें बंगाल जीत जाता है और केरल इसमें हार जाता है। ठीक है, तो बंगाल जो है इसका इस बार जो है 33वें क्रम की यह जीत कर लेता है। तो बंगाल जो है इसको कितनी बार जीत चुका है संतोष ट्रॉफी को, तो 33 बार जीत चुका है। ठीक है, और इसी खेल में अगर पूछा जाए प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला है, तो पीथर थंगराज को मिला है। पीथर थंगराज जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं डूरंड कप, कुछ दिनों पहले पढ़ाया गया था, डूरंड कप 2024, इसको किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने जीता है। वहीं पूछे डूरंड कप भी किस खेल से संबंधित है? तो ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है। और अगर पूछे कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? तो डूरंड कप है। ठीक है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में DBS बैंक का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रजत वर्मा को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। रजत वर्मा जो है DBS बैंक के CEO बन गए हैं। ठीक है, लेकिन इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 मार्च 2025 से शुरू होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कुछ व्यक्तियों को देख लेते हैं जो महान पदों पर नियुक्त हैं, जैसे बितुल कुमार, ये CRPF के कार्यवाहक अध्यक्ष भी बने हैं। कौन से? तो कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बन गए हैं CRPF के? तो बितुल कुमार जी बन गए हैं। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो बी रामासुब्रमण्यम बनाए गए हैं NHRC के अध्यक्ष। 26वें क्रम के RBI के गवर्नर कौन बनाए गए हैं? संजय मल्होत्रा जी बनाए गए हैं। CAG कौन बनाए गए हैं? संजय मूर्ति जी बनाए गए हैं। 91वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो संजीव खन्ना जी बनाए गए हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन, जिसे क्रिएशन कहा जाता है, उसी को सृजन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही लिखा गया था। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखा गया था, सृजन इस तरह से नहीं लिखा गया था। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा था, जिसका मतलब होता है क्रिएशन। ठीक है, तो हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो पंजाब ने लॉन्च किया है। सृजन मोबाइल ऐप अगर पूछे किसने लॉन्च किया है? पंजाब ने लॉन्च किया है। पंजाब के CM कौन है? भगवंत मान जी है। ठीक है, तो इन्होंने ही सृजन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप पंजाब के CM भगवंत मान जी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अभी कुछ महीनों पहले जो है मिशन निश्चय भी लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? नशा मुक्त पंजाब। ठीक है, तो नशा मुक्त पंजाब को भी शुरू किया गया था, किस मिशन के तहत? तो मिशन निश्चय के तहत। ठीक है, ये भी किसने लॉन्च किया था? तो भगवंत मान जी ने इसको भी लॉन्च किया था। कुछ महत्वपूर्ण ऐप देख लेते हैं, जैसे संज्ञान ऐप, ये किसने लॉन्च किया था? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF ने लॉन्च किया था, जो देश में 3 नए कानून लाए हैं उसको जानकारी देने के लिए। ठीक है, प्रवाह ऐप RBI के द्वारा लॉन्च किया गया था। सी विजिल ऐप किस क्षेत्र से कौन से कैंडिडेट किस पार्टी के खड़े हैं उसकी जानकारी देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया था। सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया था? तो केरल ने लॉन्च किया था। अगर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ट्रैफिक पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा सिग्नल तोड़ा जाता है तो आप उसके उसको फ़ोटो खींचकर और इस ऐप पर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? केरल सरकार ने। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व कर लिया। इसमें 2-4 प्रश्न ऐसे थे इस बार जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, जैसे कि हमारा हो जाता है भोपाल गैस त्रासदी वाला, इसके बाद ये भी हो गया, और इसके बाद 2-3 और प्रश्न थे, ये भी कुछ हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों में जिसमें व्याख्या था उसी में ज़्यादा टाइम लग गया, इसमें भी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो वीडियो 20 मिनट की बन गई है। आप सभी को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।